Hello students, welcome to Best of Biology. Let us start a new chapter today, Biomolecules. So Biomolecules ये chapter भी one of the requested topics था because I think आपको बहुत difficult लगता है. So let us try कि हम इसको easy बनाएं. ठीक है, NCERT की हर लाइन को easy बनाने का मैं try करूँगी. Let us get started. Biomolecules क्या मतलब है? Biomolecules मतलब bio का मतलब होता है living. तो molecules that are found in living organisms. राइट ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो बहुत सारे हैं. राइट लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत डाइवर्स हैं. प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. राइट तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. ये एनालाइज करने के लिए, ये फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए. प्लस उन्होंने ये भी सोचा कि क्या नॉन लिविंग थिंग्स में भी सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मिलते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं. तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने फाइंड आउट किया कि बायोमोलिक्यूल्स कौन से हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं. ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने कंपेयर किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फॉर देयर केमिकल कंपोजिशन. ठीक है, उनकी केमिकल कंपोजिशन पता कर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की और नॉन लिविंग थिंग्स की केमिकल कंपोजिशन पता करने के लिए उन्होंने कंपेयर किया. तो कंपेयर करने के लिए उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म में से कोई लिविंग टिश्यू लिया, जैसे कि कोई प्लांट की स्टेम का टिश्यू ले लिया, एंड एनिमल का भी ले सकते हैं, लिवर ले लिया, मीट का पीस ले लिया. ठीक है, एनालाइज करने के लिए. एंड नॉन लिविंग के सैंपल के लिए उन्होंने अर्थ की क्रस्ट का एक छोटा सा पीस ले लिया. ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर किया और उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नॉन लिविंग. ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर मोर इन लिविंग एज कंपेयर टू नॉन लिविंग. ठीक है, दैट मीन्स कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा है इन लिविंग. राइट रिलेटिव अबंडेंस क्यों कह रहे हैं, अबंडेंस मतलब क्वांटिटी. ठीक है, ज्यादा क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स ज्यादा हैं, और रिलेटिवली मतलब एज कंपेयर टू नॉन लिविंग. ठीक है, तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि लिविंग की बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स ज्यादा हैं. राइट ये मॉलिक्यूल ज्यादा हैं. फाइन, अब ये उन्होंने एनालाइज कैसे किया, हाउ दे एनालाइज्ड द केमिकल कंपोजिशन, ये देखते हैं. ठीक है, तो उन्होंने एक लिविंग टिश्यू ले लिया. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिवर का पीस ले लिया है, कोई भी लिविंग टिश्यू ले लिया उन्होंने, और उन्होंने उस लिविंग टिश्यू को मोटार एंड पेसिल में ग्राइंड किया. मोटार और पेसिल मतलब आपने घर में देखा होगा जो कूटने के लिए आपकी मदर किचन में यूज करती है. ठीक है, एक ऐसे कंटेनर होता है और एक स्टिक होती है उसको कूटने के लिए. ठीक है, तो उन्होंने मोटार और पेसिल ले लिया और उससे उस लिविंग टिश्यू को ग्राइंड किया. ठीक है, पेस्ट बनाया कूट कूट के. सो पहले जो है यही पॉसिबल होता था, कुछ भी पेस्ट बनाने के मोटार और पेसिल यूज करते थे. तो उन्होंने मोटार और पेसिल में लिविंग टिश्यू ले लिया. क्या डाला इस लिविंग टिश्यू में, उन्होंने डाला ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड क्यों डाला, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यूज किया जाता है टू प्रेसिपिटेट दी बिगर मॉलिक्यूल्स. बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. इसलिए उन्होंने उस लिविंग टिश्यू में पहले तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला और उसके बाद उसका पेस्ट बनाया. ठीक है, फिर क्या किया, उसका पेस्ट बन गया जिसको क्या बोलते हैं, स्लरी. तो स्लरी का क्या मतलब होता है, स्लरी इज एन इंग्लिश वर्ड और उसका मतलब होता है हिंदी में चटनी. ठीक है, जैसे कि चटनी बना लेते हैं ना पेस्ट करके, उसका पेस्ट बना लिया, तो उसी को बोला स्लरी. अब इस स्लरी को उन्होंने फिल्टर किया थ्रू अ क्लॉथ. तो पहले छन्नी भी नहीं होती थी तो उन्होंने क्लॉथ यूज किया, चीज क्लॉथ यूज किया, और उस स्लरी को, उस चटनी को जो कि पेस्ट बनाया, उस चटनी को उन्होंने उसमें से फिल्टर कर लिया. ठीक है, तो ये हमारा वो क्लॉथ है और ये उन्होंने नीचे कंटेनर रख लिया. ठीक है, तो जो छन गया नीचे आ गया दैट इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट. ठीक है, जो छन जाता है छन्नी में उसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट. ठीक है, और जो ऊपर रह गया, जो रिटेन कर गया, रिटेन करना मतलब जो बच गया, उसको बोला रिटेंटेट. ठीक है, तो रिटेंटेट वर्ड भी इजी है, कहाँ से आया है, रिटेन से. ठीक है, तो रिटेंटेट बोला उसको. राइट दूसरे वर्ड्स में फिल्ट्रेट को हम एसिड सॉल्यूबल बोल सकते हैं. राइट एसिड में सॉल्यूबल है, एसिड में डिसॉल्व हो गया, घुल गया. ठीक है, सॉल्यूबल मतलब घुल जाना. तो एसिड में जो सॉल्यूबल हो गया, जो घुल गया, वो नीचे आ गया. राइट तो वो एसिड सॉल्यूबल पूल है. राइट
और जो ऊपर रह गया दैट इज एसिड इनसॉल्युबल, राइट, वो घुला नहीं तो हम इनसॉल्युबल बोलेंगे उसको, राइट। तो रिटेंटेट को हम एसिड इनसॉल्युबल बोल सकते हैं और फिल्ट्रेट को हम एसिड सॉल्युबल पूल बोल सकते हैं, राइट। इतना समझ में आ गया। अब उन्होंने क्या देखा कि जो ये फिल्ट्रेट है प्लस जो रिटेंटेट है इनमें ज्यादा क्या था, तो उन्होंने एनालिसिस किया, फाइंड आउट किया। एनालिसिस मतलब रिजल्ट निकालना, फाइंड आउट किया थ्रू द एक्सपेरिमेंट। क्या फाइंड आउट किया कि मेजॉरिटी जो है इसमें ज्यादातर जो है वो कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ज्यादातर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मींस मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है, स्पेशली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इनकी चेन बनी रहती है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट किया कि जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो हमारा लिविंग टिश्यू है, उसमें ज्यादा क्या मिलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। एंड उन्होंने उसको फर्दर सेपरेट किया। अब जो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन से हैं उसको फर्दर सेपरेट किया, ठीक है। तो सेपरेशन टेक्निक्स के थ्रू फर्दर सेपरेट किया और क्या फाइंड आउट किया कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है। और उन्होंने ये भी देखा कि कुछ अमाउंट इसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का भी है, ठीक है। तो ज्यादातर तो ऑर्गेनिक है बट कुछ इनऑर्गेनिक भी हैं। और उन इनऑर्गेनिक में कौन से एलिमेंट्स मिले उन्हें, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, ठीक है। तो उन्हें कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी मिले, फाइन। अब उन्होंने इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कैसे पता किए, ऑर्गेनिक के लिए तो उन्होंने एसिड में डाल दिया, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक का तो उन्होंने एनालिसिस कर लिया थ्रू द ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन फॉर्म में आ सकता है कि क्या यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है, या लिविंग टिश्यू को कैसे सेपरेट किया गया था, तो दिस कैन कम, ठीक है। सेकेंडली इनऑर्गेनिक को कैसे पता किया उन्होंने कि कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी हैं, ये कैसे पता किया उन्होंने क्या किया कि जो लिविंग टिश्यू था उस लिविंग टिश्यू को फिर से ले लिया और उसका वेट किया, ठीक है। वेट किया मतलब उसका वजन किया। अब उसका जो वेट आया उसको उन्होंने बोला कि ये वेट वेट है, ठीक है। वेट वेट क्यों है, क्योंकि वो लिविंग टिश्यू है, उसमें बहुत सारा पानी होता है, राइट, तो वो वेट वेट है, ठीक है, ये उसका गीला वेट है। फिर उन्होंने उस लिविंग टिश्यू को ड्राई कर लिया, ठीक है, सुखा लिया, छोड़ दिया उसको तो वो ड्राई हो जाएगा, राइट। हम देखते हैं ना चीजें बाहर हम छोड़ देते हैं तो वो सूख जाती हैं, तो उन्होंने बाहर छोड़ दिया, उसको ड्राई कर लिया, ठीक है। ड्राई वाले टिश्यू का फिर से वेट ले लिया और उसको बोला ड्राई वेट, ठीक है। अब उस ड्राई टिश्यू को उन्होंने बर्न कर दिया, दैट इज जला दिया, ठीक है। तो बर्न कर दिया तो क्या मिलेगा, बर्न करके क्या मिलता है, राख मिलती है, दैट इज इन इंग्लिश जिसको हम बोलते हैं ऐश, ठीक है, ऐश मतलब राख, ठीक है। तो उस ऐश में उन्होंने क्या एनालाइज किया, उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि कौन कौन से एलिमेंट है उसमें, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ठीक है। तो ये वाले एलिमेंट्स जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में थे, फाइन। अच्छा, ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स अलग कैसे हो गए, क्योंकि बर्न करने से जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एवापोरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएंगे एंड वाटर जो है उसमें जितना भी वेट वेट था, जितना भी पानी बचा हुआ था उसका, वो वाटर वेपर बन के उड़ गया, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकल गए, तो हमारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स बचे और उसको उन्होंने एनालाइज किया कि क्या क्या उसमें है, फाइन। तो इतना समझ में आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस करने के लिए उन्होंने क्या किया, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डाला और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का फाइंड आउट करने के लिए कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कौन से हैं उन्होंने ऐश एनालिसिस किया, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं ऐश एनालिसिस, राइट। अब देखो जो इस एक्सपेरिमेंट में फिल्ट्रेट बन गया, ठीक है, जो नीचे आ गया फिल्टर हो गया, तो फिल्टर क्या हो जाता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स फिल्टर हो सकते हैं, राइट, जो कि लिक्विड टाइप हो, बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स हों, राइट। तो इस फिल्ट्रेट में जो मॉलिक्यूल्स आए थे उनको उन्होंने बोला बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बायो क्यों, क्योंकि लिविंग टिश्यू की बात हो रही है, और माइक्रो, माइक्रो मतलब बहुत छोटे, राइट। सो दीज आर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। उन्होंने जो फिल्ट्रेट आ गया उनमें जो मॉलिक्यूल्स मिले उनको बोला बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और जो मॉलिक्यूल्स रिटेंटेट में रह गए, जो मॉलिक्यूल्स एसिड इनसॉल्युबल थे, उनको उन्होंने बोला बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्या बोला, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स रिटेंटेट को,
ठीक है। फर्दर उन्होंने कौन से मॉलिक्यूल्स को बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में डाला, ठीक है, और कौन से मॉलिक्यूल्स को बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में डाला, अब ये देखते हैं, राइट। तो आप समझते हैं कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से हैं और बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं। ओके, सो बायो मैक्रोमोलिक्यूल कौन से हैं हमारे, जो रिटेंटेट में रह गए थे, राइट, जो एसिड इनसॉल्युबल पूल थे, राइट, ऊपर रह गए थे, जो कि सॉल्युबल नहीं हुए थे, राइट। और बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन से, जो कि फिल्ट्रेट में थे, जो छन गए थे, राइट। माइक्रो से ही समझ में आ रहा है स्मॉल, एंड मैक्रो मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इनसॉल्युबल हैं, राइट, रिटेंटेट में हैं, और जो छोटे हैं वो फिल्टर कर जाएंगे, वो एसिड सॉल्युबल पूल है, राइट। अब बाय डेफिनेशन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं, बाय डेफिनेशन उनका वेट जो है वो 1000 डाल्टन से ज्यादा है, ठीक है। डाल्टन क्या है, डाल्टन इज द यूनिट ऑफ वेट। जिस भी मॉलिक्यूल का, जिस भी बायो मॉलिक्यूल का वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा उसको हम बोलेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। तो ये तो बाय डेफिनेशन है, बट एक्चुअली उनका वेट जो है वो रेंज करता है इन 10,000 डाल्टन, ठीक है। 10,000 डाल्टन तक उनका वेट जाता है सारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का। ओके, सो एक्चुअल वेट उनका कितना है, 10,000 डाल्टन के आसपास है, बट बाय डेफिनेशन जिसका भी वेट, जिस भी बायोमोलिक्यूल का वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा उसको हम बोलेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल, राइट। सिमिलरली अगर हम यहाँ बात करें तो 1000 डाल्टन से जिसका भी वेट कम होगा, लेस देन 1000 डाल्टन, उसको हम बोलेंगे बायो माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। और एक्चुअल वेट कितना होता है उनका, एक्चुअल वेट की रेंज है 18 to 800। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं उनकी एक्चुअल जो वेट है वो किस रेंज में होता है। सो 18 to 800, 8 आ रहा है तो आपको याद रह सकता है, ठीक है। 18 to 800 डाल्टन्स का अगर वेट होगा, 18 to 800 डाल्टन्स के बीच में अगर वेट होगा तो वो बायो माइक्रोमोलिक्यूल है। ओके, अब ये हो गई डेफिनेशन। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स में अगर बायो मैक्रोमोलिक्यूल, लार्ज बायोमोलिक्यूल सोचें, हमारी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बड़े बड़े मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, प्रोटीन्स, राइट, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये हमें पता है, राइट। तो एक्चुअली में सारे पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल, पॉलीमेरिक मीन्स जो पॉलीमर्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, दे अकर इन पॉलीमर फॉर्म। पॉलीमर क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड एज द मोनोमर्स, ठीक है। छोटे छोटे यूनिट्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज मोनोमर्स, दे आर ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर्स, ठीक है। बहुत सारे मोनोमर से मिलकर कोई चेन बनती है तो हम उसको पॉलीमर कहते हैं। पॉली मतलब मैनी, ठीक है, मेरिक मतलब एक यूनिट की बात कर रहे हैं। सो मैनी यूनिट्स, जब मॉलिक्यूल मैनी यूनिट्स का बना है, बहुत बड़ा है, तब हम उसको बोलेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। और जब यही मोनोमर्स की बात करेंगे तो वो किस में आएंगे, बायो माइक्रोमोलिक्यूल में, राइट। मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है। इसको कैसे सोचना है, इसको सोचना है कि ये बीड्स हैं, ठीक है। एक मोनोमर को एक बीड, मोती समझना है, और जब माला बन जाती है इन मोतियों की तो वो क्या होती है, माला, मतलब कि उसको इंग्लिश में बोलते हैं गार्लैंड। जब माला बन जाए तो हम उसको समझेंगे कि वो पॉलीमर है, ठीक है। तो आप सिंपली इसको समझ सकते हो कि बीड्स, मोती जो हैं वो मोनोमर्स हैं, और माला बन गई, उनकी चेन बन गई, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीमर, ठीक है। तो मोनोमर जो है, बीड जो है, वो छोटा सा यूनिट है, और जब वो ज्वाइन हो जाएगा तो वो पॉलीमर बना देगा, ठीक है। तो सारे पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स आते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल में। इनके एग्जांपल्स क्या होंगे, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को हम और क्या बोलते हैं, सैकेराइड्स बोलते हैं, तो पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। इन्हीं के मोनोमर्स जो है वो किस में आएंगे, बायो माइक्रोमोलिक्यूल में, राइट। तो ये कौन से इंक्लूड करेगा, बायो माइक्रोमोलिक्यूल, मोनोमेरिक मॉलिक्यूल, ठीक है। मोनोमेरिक क्या है, स्मॉलर सिंगल सब यूनिट जो कि मिलकर पॉलीमर बनाते हैं, राइट। तो मोनोमर्स क्या है, अगर मैं प्रोटीन के मोनोमर की बात करूं तो मेरे पास क्या है, अमाइनो एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, राइट। इनको अभी हम नेम समझ रहे हैं, बट हम डिटेल में इनका स्ट्रक्चर करेंगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि अमाइनो एसिड क्या होता है, ठीक है। तो एक एक बायोमोलिक्यूल को, एक एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल को, और साथ में बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स को डिटेल में भी हम समझेंगे, ठीक है। उनके स्ट्रक्चर्स को, उनके प्रॉपर्टीज को एक एक को डिटेल में समझेंगे। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, समझ लेते हैं कि
किसका मोनोमर है, कौन सा पॉलीमर बनाता है। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स, अगर पॉलीमर की बात करूं, कार्बोहाइड्रेट एज अ बायो मैक्रोमोलिक्यूल की बात करूं मैं, तो उसका मोनोमर है हमारे पास मोनोसेकेराइड्स, ठीक है, जैसे ग्लूकोज, और डाइसेकेराइड्स भी, ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है। ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, मेड ऑफ फ्यू मोनोसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स ये मोनोमर्स हैं फॉर पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे स्टार्च आपको पता है, ठीक है, ग्लाइकोजन है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये पॉलीमर्स होते हैं, इनकी डिटेल में हम बात करेंगे। अभी के लिए आप एग्जाम्पल ध्यान रखो कि ये पॉलीसेकेराइड्स हैं और किसके बने होते हैं, ग्लूकोज की चेन के, ठीक है। ग्लूकोज ज्वाइन होता जाएगा और स्टार्च बना देगा। तो ये मोनोमर्स हैं जो कि मिलकर चेन बनाकर पॉलीसेकेराइड बना रहे हैं, ठीक है, पॉलीमर बना रहे हैं। फाइन। अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूं, न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है, किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है। ओके, तो ये एग्जांपल्स हैं मोनोमर्स के। अमीनो एसिड इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन, मोनोसैकेराइड्स आर द मोनोमर्स आर द बायोमाइक्रोमोलिक्यूल, जो कि क्या बना रहे हैं, माइक्रोमोलिक्यूल बना रहे हैं पॉलीसैकेराइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बना रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। तो ये सारे जो बड़े हैं, जो पॉलीमर्स हैं, दे कम अंडर बायो मैक्रोमोलिक्यूल, और जो भी मोनोमर्स हैं, जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ऑब्वियसली स्मॉल हैं, तो वो बायो माइक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं, राइट। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन किसका है, लिपिड्स का। बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि लिपिड्स जो है वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल है या वो बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है। क्या हम उसको बायो मैक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे या बायो माइक्रोमोलिक्यूल। क्यों पूछा गया है, बिकॉज इसका जो वेट है वो 800 डाल्टन्स में आता है, ठीक है। 800 डाल्टन की रेंज का, अराउंड 800 डाल्टन्स उसका वेट होता है, बट इट इज नॉट फाउंड इन बायो माइक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि ये फिल्ट्रेट में नहीं मिला, ये एसिड सॉल्युबल पूल में नहीं मिला। ये कहाँ मिला, ये रिटेंटेट में मिला, ठीक है। बट ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं बोल सकती, क्योंकि बाय डेफिनेशन इसका वेट जो है वो 1000 डाल्टन से कम है, ठीक है। इस रेंज का जो है इसका वेट है 800 डाल्टन का वेट है, 1000 डाल्टन का वेट नहीं है। बट स्टिल ये रिटेंटेट में मिला, ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिला। क्यों मिला, बिकॉज वी नो कि लिपिड्स जो है हमारी बॉडी में कहाँ रहते हैं, दे फॉर्म दी सेल मेम्ब्रेन, राइट। सेल मेम्ब्रेन की हमने कंपोजिशन पढ़ी थी, राइट। सेल मेम्ब्रेन को हमने जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि दैट इज मेड ऑफ लिपिड, राइट। लिपिड बाइलेयर होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो जब लिविंग टिश्यू को हमने तोड़ा है तो उसको, तो स्मॉलर पीसेस में हमें मिला, राइट। तो एक्चुअली में रिटेंटेट पे हमें क्या मिला, रिटेंटेट पे हमें मेम्ब्रेन वेसिकल्स में, मतलब कि मेम्ब्रेन के छोटे छोटे पीसेस मिले जो कि लिपिड्स थे, ठीक है, दैट वर दी लिपिड्स। तो लिपिड्स एक्चुअली क्या कर रहा है, लिपिड एग्रीगेट्स बना रहा है, ऐसे क्लम्प्स बनाकर रिटेंटेट पे रह गया, वो फिल्ट्रेट में नहीं गया, ठीक है, दो इट इज ओनली 800 डाल्टन, ठीक है। तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि लिपिड जो है दैट इज नॉट स्ट्रिक्टली अ बायो मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। वो रिटेंटेट में तो मिला है बट इट इज नॉट अ बायो मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल में तो आता है बट इट इज नॉट स्ट्रिक्टली अ बायो मैक्रोमोलिक्यूल बिकॉज इट इज फॉर्मिंग द एग्रीगेट्स, ठीक है। ये एक्चुअली में 800 डाल्टन्स का ही है। ओके, सो ये एक्सेप्शन भी आपको याद रखना है। इसका रीजन भी आ सकता है कि क्यों, तो हम रीजन क्या बताएंगे कि इट गेट्स एग्रीगेटेड, क्लम्प्स फॉर्म करता है as the membrane vesicles, ठीक है, on the retentate part, on the acid insoluble part. ओके, तो लिपिड्स जो हैं वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलते हैं, रिटेंटेट में मिलते हैं, बट दे आर नॉट स्ट्रिक्टली अ बायो मैक्रोमोलिक्यूल। ओके, अब हम डिटेल में इन सारे बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ेंगे, ठीक है, उनके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो अब समझते हैं कि ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। मेटाबोलाइट वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, मेटाबोलाइट जो कि मेटाबॉलिज्म में कुछ फंक्शन, राइट, मॉलिक्यूल्स दैट टेक पार्ट इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में उनका रोल है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे मेटाबोलाइट्स।
सो एक्चुअली बायोमोलिक्यूल्स की अगर बात करें, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में थाउजेंड्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हैं, राइट। वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ बायो मैक्रोमोलिक्यूल कैटेगरी या बायो माइक्रोमोलिक्यूल कैटेगरी में आते हों, और भी कई सारे ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनका कुछ डिफरेंट फंक्शन है, राइट, बट वो हमारे लाइफ प्रोसेसेस में, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस में उनका कुछ ना कुछ रोल है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। ओके, सो दे कम अंडर कैटेगरी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, दे कम अंडर कैटेगरी ऑफ मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होते हैं, अब ये देखते हैं। प्राइमरी कौन से मेटाबोलाइट्स हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स उनको कहते हैं जिनका फंक्शन जो है वो हमें पता है, और उनका फंक्शन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस में होता है, नॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं? जो भी सारे रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। और उन्हीं रिएक्शंस में जिन भी कंपाउंड्स का, जिन भी मॉलिक्यूल्स का पार्ट है, जिन भी मॉलिक्यूल्स का रोल है, वो सारे मेटाबोलाइट्स हैं। फाइन। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट कौन से हैं? जिनका फंक्शन जो है वो हमें पता है इन दी नॉर्मल लाइफ प्रोसेसेस, उनका फंक्शन हमें नोन है, ठीक है। और वो कहाँ मिलते हैं? वो एनिमल टिश्यूज में मिलते हैं, राइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो है जिनका एग्जैक्ट फंक्शन जो है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस में, उनका एग्जैक्ट फंक्शन जो है वो हमें नहीं पता है, बट उनका कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होता है फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस में। एंड दीज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर फाउंड इन प्लांट्स, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल्स। तो ये कहाँ मिलते हैं? प्लांट्स में, फंगस में, माइक्रोबियल सेल्स में मिलते हैं। दे आर नॉट फाउंड इन एनिमल टिश्यूज, बट दे आर यूज्ड बाय ह्यूमंस, ठीक है। एनिमल्स के द्वारा, दैट इज ह्यूमंस के द्वारा यूज किए जाते हैं फॉर ह्यूमन वेलफेयर, इसलिए उनको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, बिकॉज दे आर नॉट ऑफ प्राइमरी फंक्शन टू अस, ठीक है। प्राइमरी नहीं है हमारे लिए, बहुत एसेंशियल नहीं है, बट दे आर यूज्ड बाय ह्यूमंस, ठीक है। तो प्राइमरी कौन से हैं? जिनका फंक्शन हमें पता है, जो नॉर्मल लाइफ प्रोसेसेस में हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स का मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, मेटाबॉलिक साइकिल्स आपने पढ़ी है, मेटाबॉलिक साइकिल्स में जितने भी मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट करते हैं, लाइक लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, अमाइनो एसिड्स, कुछ अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, ये सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, ओके। और जो भी प्राइमरी मेटाबोलाइट नहीं है, दैट इज जो प्लांट से मिलते हैं, बट दे अफेक्ट द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस, लाइक रबर्स हो गए, ड्रग्स हो गए, स्पाइसेस, पिगमेंट्स, ये सारे ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल्स हैं, ओके। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार ये माना गया है कि हर नीट एग्जाम में उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो अगर एक क्वेश्चन जरूर आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब उसको लर्न कैसे करना है? सो दिस इज दैट टेबल। इस टेबल में क्या दिया हुआ है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नेम्स दिए हुए हैं, प्लस उनके एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। एक या दो एग्जाम्पल दिए हैं, तो वो हम देखते हैं कैसे लर्न करना है, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की टेबल है, ये मैंने इस ट्रिक के अकॉर्डिंग ही लिखी है, जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही लिखी है। L फॉर लैक्टेंस, E फॉर एसेंशियल ऑयल, T फॉर टॉपिंग्स, ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें पहले हम समझ लेते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में ज्यादा कौन सी चीजें हैं। ज्यादा जो चीजें हैं वो हैं हमारे पिगमेंट्स, हमारे ड्रग्स, ड्रग्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। ड्रग्स में ही आपको समझना है टॉक्सिन्स, ड्रग्स ज्यादातर तो टॉक्सिन्स ही होते हैं, राइट। दो दे आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस, लेकिन वो एज टॉक्सिन्स भी हम उन्हें याद रख सकते हैं। सेकेंड थिंग, जो इसमें टॉक्सिन्स के एग्जाम्पल हैं वो हैं, एक तो ड्रग्स के एग्जाम्पल हम लेंगे, एक टॉक्सिन्स का सेपरेटली लेंगे, और एक एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स का भी लेंगे। सो एल्केलॉइड भी टॉक्सिन्स ही होते हैं एक टाइप के, जो डोपिंग के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। दे आर बेसिकली नोन फॉर डोपिंग पर्पस। तो एल्केलॉइड्स जो कि नशीले पदार्थ होते हैं, ठीक है, डोपिंग मीन्स नशीले पदार्थ, तो इनको हम एक ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रख रहे हैं, क्योंकि मेटाबोलाइट्स की बात हो रही है, तो मेटाबोलाइट वाली ही ट्रिक है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस में ज्यादा क्या प्रोड्यूस होता है? एटीपी, राइट, एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी के फॉर्म में। तो एटीपी के थ्रू आपको ये ट्रिक याद रहेगी। कोई भी ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जो हमें याद रहे कि किस पर्पस के लिए यूज की गई है। अगर हम बहुत सारी अनरिलेटेबल ट्रिक्स पढ़ते हैं तो हम ट्रिक्स को भी याद रखने के लिए कुछ हमें सोचना पड़ेगा कि ट्रिक्स को कैसे याद रखा जाए। तो ऐसी ट्रिक्स नहीं यूज करनी है जो कि आपको वो भी रटनी पड़ जाए। आपको रिलेटेबल ट्रिक देखनी है, किस पर्पस के लिए, किस टॉपिक के लिए कौन सी ट्रिक यूज हो रही है, ये समझ में आनी चाहिए और याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेटाबोलाइट्स की बात हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात हो रही है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस में
क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज एटीपी प्रोड्यूस होता है, और इसलिए एटीपी वाली ट्रिक है। लेट एटीपी डी, डी इज फॉर डोमिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रिक याद रख रहे हैं, लेट एटीपी डोमिनेट। तो लेट से एल लैक्टेंस, ई एसेंशियल ऑयल्स, टी टर्पीन्स, ठीक है, टर्पिनोइड्स, ए एल्केलॉइड्स, टी टॉक्सिन्स, पी पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस एंड डी फॉर ड्रग्स, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद रहेंगे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन कौन से हैं। अब इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो एग्जांपल्स के लिए कुछ कुछ हम डिफरेंट ट्रिक याद रखेंगे, प्लस हमें ज्यादा क्या याद रखना है कि डोमिनेट, डी यहाँ पे जो डोमिनेशन के लिए है वो ज्यादा हम यूज कर रहे हैं ड्रग्स के लिए, ठीक है। तो ड्रग्स हमें पता है कि अगर कोई ड्रग्स लेता है तो ड्रग्स डोमिनेट कर जाते हैं उसके ऊपर, राइट। तो आपको ऐसे याद रखना है कि डी इज बेसिकली फॉर ड्रग्स, तो ज्यादा जो इसमें है वो ड्रग्स के ही है, ठीक है। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। लैक्टेंस का एग्जाम्पल एक ही है, कनकैनावेलिन ए, तो ये तो आप याद रख लेना, ठीक है। कनकैनावेलिन ए इज एग्जाम्पल ऑफ लैक्टेन। एसेंशियल ऑयल्स में क्या आते हैं, ये तो बहुत इजीली हमें पता ही है, कॉमनली पता होते हैं एसेंशियल ऑयल्स, जैसे कि लेमन ग्रास ऑयल, रोजमेरी ऑयल, लेवेंडर ऑयल, ठीक है। तो आपके में तो एक ही एग्जाम्पल है बुक में, लेमन ग्रास ऑयल, तो वो याद रहेगा। टर्पेनॉइड्स के एग्जाम्पल याद नहीं रखने हैं, मोनोटर्पिन, डायटर्पिन, ऐसा ही दिया हुआ है। एल्केलॉइड्स, अब ये याद रखने हैं, एल्केलॉइड्स, टॉक्सिन्स और ड्रग्स। देखो पॉलीमेरिक भी कौन से हैं, पॉलीमेरिक बोला है जो कि प्लांट्स में और फंगस में फाइंड होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में नहीं। तो पॉलीमेरिक जो इनमें फाइंड होते हैं, हमें पॉलीमर्स पता है, जैसे सेल्यूलोस, ठीक है, आपको पता है प्लांट की सेल वॉल में मिलता है, तो सेल्यूलोस हो गया, रबर हो गया, रबर भी एक पॉलीमर है, राइट। तो ये कॉमन एग्जांपल्स आपको पता है, रबर, सेल्यूलोस, गम, तो ये भी आपको याद रहेंगे। तो बेसिकली आपको ये तीन याद रखने हैं, ड्रग्स वाले, टॉक्सिन्स के और एल्केलॉइड्स के, ठीक है। तो ड्रग्स में कौन से आते हैं, पहले वो बात करते हैं। ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन, ये दो एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी में, विनब्लास्टिन और करक्यूमिन। तो मैंने इसमें अंडरलाइन किया है एक ब्लास्ट वर्ड, ठीक है, और एक कर वर्ड, करक्यूमिन का कर, ठीक है। तो ड्रग्स एक्चुअली करके ब्लास्ट हो जाता है, मतलब लाइफ डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, जस्ट अ ट्रिक टू रिमेम्बर, ड्रग्स को करके लाइफ ब्लास्ट हो जाती है। तो कर से करक्यूमिन, और ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो ड्रग्स को करके, कर फॉर करक्यूमिन एंड ब्लास्ट से विनब्लास्टिन याद रहेगा, राइट। अब टॉक्सिन्स की बात करें तो टॉक्सिन, टॉक्सिन जो है उसमें क्या वर्ड आ रहा है, सिन, राइट। और इसके एग्जाम्पल हैं एब्रिन और रिसिन। तो सिन से ही आपको एक एग्जाम्पल याद रहेगा, रिसिन, ठीक है, थोड़ा तो याद भी रखना ही है, सिन, रिसिन, एंड दूसरा उससे ही राइमिंग कर लेना, ठीक है, राइमिंग करते हैं ना, सिन, रिन, पिन, ऐसा, तो सिन से एब्रिन, ठीक है। तो टॉक्सिन्स कौन से हैं, रिसिन एंड एब्रिन, ओके। और एल्केलॉइड्स के एग्जांपल्स हैं मॉर्फिन, कोडीन, ये दो एनसीईआरटी में दिए हैं, तो ये तो आपको इजीली याद रहते हैं। मैंने बोला एल्केलॉइड्स जो है वो डोपिंग कंपाउंड्स होते हैं, तो डोपिंग में मॉर्फिन तो याद रहता ही है, ठीक है। बाकी इनके नेम्स में जो है वो ईन आता है, तो जैसे कैफेन है, ठीक है, क्विनीन है, ये भी आपको पता ही है जनरली, ठीक है। तो मॉर्फिन में ईन, कोडीन, ये एग्जांपल्स आप याद रख सकते हो। ईन याद रख सकते हो इज फॉर एल्केलॉइड्स, ठीक है, फॉर डोपिंग कंपाउंड्स। एल्केलॉइड्स जो है आपको याद रखने हैं कौन से हैं, डोपिंग वाले कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको ये टेबल इजीली याद हो गई। एक बार रिपीट करते हैं, लैक्टेंस का एग्जांपल है कनकैनावेलिन ए, एसेंशियल ऑयल्स में लेमन ग्रास ऑयल, टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पिन्स एंड डायटर्पिन्स, एल्केलॉइड्स, टॉक्सिन्स और ड्रग्स याद रखने हैं। ड्रग्स के हमने क्या एग्जांपल किए, कर ब्लास्ट, ड्रग्स करके ब्लास्ट, तो कर से करक्यूमिन और ब्लास्ट से विनब्लास्टिन। टॉक्सिन का वर्ड लेना है सिन, तो सिन से रिसिन, राइम करो क्या, रिन, तो सिन, रिन से एब्रिन, ठीक है। और हमारा थर्ड एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स कौन से हैं, डोपिंग वाले, ईन आता है एंड में, तो मॉर्फिन, क्विनीन, कैफीन, ठीक है, कोडीन, ठीक है। तो ये वाले आपको इजीली याद हो गए। पॉलीमर्स तो आपको पता ही है, रबर, गम, सेल्यूलोज एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये थे हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और अब हम बायोमोलिक्यूल्स को, बायो माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बायोमैक्रोमोलिक्यूल, दैट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। क्या है, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। पर अगर हम सीधे सिंपल शब्दों में बात करें तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अगर मैंने ये ए अमाइनो एसिड को डिनोट किया है,
तो अगर ये अमीनो एसिड्स हैं तो इनकी चेन को हम प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेन को प्रोटीन बोलते हैं। तो सिंपल शब्दों में प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड। ओके, अब ये अमीनो एसिड क्या होता है? अमीनो एसिड को समझते हैं पहले और फिर प्रोटीन्स पे आते हैं। तो अमीनो एसिड्स जो हैं दे आर दी मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स, राइट। अगर प्रोटीन पॉलीमर है अमीनो एसिड का तो अमीनो एसिड इज दी मोनोमर, मतलब सबसे छोटा यूनिट है प्रोटीन का, ठीक है। और सबसे छोटा यूनिट है तो हम बोल सकते हैं कि अमीनो एसिड्स आर दी बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, राइट। हमारी बॉडी में बायो माइक्रोमोलिक्यूल की तरह प्रेजेंट है, राइट। तो पहले अमीनो एसिड को समझते हैं। अमीनो एसिड को अगर हम पहले स्ट्रक्चरली समझें, अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं उसका, तो दे आर दी सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मीथेन, ठीक है। मीथेन का सब्स्टिट्यूट है। अब मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? मीथेन का स्ट्रक्चर होता है CH4, ये तो आपको पता ही होगा, राइट। CH4 इज द फॉर्मूला फॉर मीथेन, ठीक है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है? ये मीथेन बता रहा है। अब हमने बोला अमीनो एसिड जो है दैट आर दी सब्स्टिट्यूट ऑफ मीथेन, ठीक है। तो हम सब्स्टिट्यूट करें, राइट। हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? हम H को सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। तो एक H को छोड़ देते हैं तभी हम बोल पाएंगे कि मीथेन का सब्स्टिट्यूट है, राइट। एक H को छोड़ देते हैं तो हम बनाते हैं। अब एक H को हमने छोड़ दिया, फिर क्या करेंगे? इस वाले H को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे COOH ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो राइट साइड हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाया एंड इस वाले H को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बाय अमीन ग्रुप, ठीक है। तो एक अमीनो ग्रुप लगा दिया एंड जो ये वाला H है ये होता है R। R इज अ फंक्शनल ग्रुप। ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है क्योंकि ये डिफरेंट होता है डिफरेंट अमीनो एसिड्स में, ठीक है। क्या होता है? दिस इज डिफरेंट। मैं और बोल सकती हूँ इसको कि ये वेरिएबल होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है अलग अलग अमीनो एसिड्स में। ओके, तो हमारे पास बेसिकली कितने अमीनो एसिड्स हैं? स्टैंडर्ड अगर बोला जाए तो हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं। ओके, हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सब इन 20 अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। कौन से हैं वो 20 अमीनो एसिड्स? हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको ये पता करना है कि 20 अमीनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनाते हैं। डिफरेंट प्रोटीन्स में इनका नंबर डिफरेंट होता है। कोई प्रोटीन जो है वो 50 अमीनो एसिड से मिलकर बना होगा, कोई जो है वो 100 से मिलकर बना होगा। मतलब अमीनो एसिड्स जो है वो रिपीट होते रहते हैं इन प्रोटीन्स, ठीक है। तो अगर छोटा प्रोटीन है हो सकता है वो 30 अमीनो एसिड्स का बना हुआ हो, कोई बड़ा प्रोटीन है वो हो सकता है 100 अमीनो एसिड्स का बना हुआ हो, बट यही 20 अमीनो एसिड्स जो है वो रिपीट होते रहते हैं। फाइन। अब ये जो है ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं, बट 2 न्यू अमीनो एसिड्स भी अब डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो 21st अमीनो एसिड भी हमारे पास आ चुका है एंड 22nd भी, ठीक है। तो हो सकता है ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, हो सकता है नहीं दिए हुए हैं, बट स्टिल आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये पहले प्रीवियस ईयर जिपमर एग्जाम में आ चुका है कि 21st अमीनो एसिड कौन सा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो 21st अमीनो एसिड है सेलेनोसिस्टीन। 21st अमीनो एसिड का नाम है सेलेनोसिस्टीन एंड 22nd अमीनो एसिड का नाम है पाइरोलाइसिन। क्या नाम है? पाइरोलाइसिन, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि 21st और 22nd अमीनो एसिड डिस्कवर हो चुका है एंड एक्चुअली में 22 अमीनो एसिड्स जो हैं वो हमारी बॉडी में मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। ओके, सो आगे बात करते हैं अमीनो एसिड्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑन सेम कार्बन। एक ही कार्बन पे अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड हैं। इस कार्बन को जिसपे की कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो ग्रुप एक ही कार्बन पे अटैच्ड हैं, इस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। एंड दस अमीनो एसिड्स आर नोन एज अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड्स को इसलिए हम बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। ये जो कार्बन है इस कार्बन को बोला जाता है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्यों बोलते हैं? कायरल कार्बन का मतलब होता है जब कार्बन पे चारों ग्रुप्स, चारों फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट हों। क्या हो? चारों फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट हों। ऑल 4 फंक्शनल ग्रुप्स, ऑल 4 फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट है अमीनो एसिड में, एक में H लगा है, एक में COOH है,
एक में अमीनो ग्रुप है एंड एक तरफ R है, मतलब R साइड चेन है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। डिफरेंट अमीनो एसिड्स में ये R डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हमारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनका जो कार्बन होता है अल्फा कार्बन, दैट इज द कायरल कार्बन, ठीक है। सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है, ओनली इन वन अमीनो एसिड, दैट इज द ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का जो अल्फा कार्बन है दैट इज नॉट अ कायरल कार्बन, ठीक है। क्यों नहीं है देखते हैं। जनरल स्ट्रक्चर बना लो आप अमीनो एसिड का, जो हमने जनरली समझा, सिंपल सा स्ट्रक्चर। एक तरफ हम H लगाएंगे, राइट साइड हम COOH लगाएंगे, लेफ्ट साइड हम अमीनो ग्रुप लगाएंगे, और ये जो R साइड चेन है ये ग्लाइसिन में H होता है। क्या होता है? H। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, ठीक है, सबसे सिंपल उसका स्ट्रक्चर है। तो आपको लर्न करने में बहुत इजी है, राइट। दोनों तरफ H है, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर H है, मैंने क्या बोला, कायरल कार्बन है, उसमें ऑल 4 फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट, बट इसमें डिफरेंट तो नहीं है, राइट। तो इसका जो कार्बन है वो कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है। नो कायरल कार्बन इन ग्लाइसिन, फाइन। दूसरी बात, अगर इसमें कायरल कार्बन नहीं है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका क्या मतलब होता है? ये लाइट को बेंड नहीं कर सकता, ठीक है, लाइट को बेंड नहीं कर सकता, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। द ओनली अमीनो एसिड दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इज द ग्लाइसिन, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास कायरल कार्बन नहीं होता है। ओके, लेट अस सी मोर अमीनो एसिड्स नाउ। तो पहला अमीनो एसिड हमने देख लिया ग्लाइसिन, जो सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, राइट। इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाते हैं, एलानीन। एलानीन का स्ट्रक्चर क्या होता है देखते हैं। जनरल सा स्ट्रक्चर बना लीजिए, किसका? अमीनो एसिड का, राइट। अब तक तो लर्न हो गया होगा आपको। राइट साइड कार्बोक्सिलिक है, लेफ्ट साइड अमीनो ग्रुप है, ऊपर हमारा H है और नीचे लगाना है हमें R, जो कि डिफरेंट है। तो वो R एलानीन में क्या है? CH3, ठीक है। यहाँ पे H था, यहाँ पे क्या है? CH3। तो ये है एलानीन का स्ट्रक्चर। ओके, थोड़ा और देखते हैं, और किसके आपके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, थोड़े से वो वाले स्ट्रक्चर हम करेंगे। और आपके में स्ट्रक्चर दिया हुआ है सेरीन का, ठीक है। तो सेरीन का स्ट्रक्चर भी है एनसीईआरटी में, और उसका क्या स्ट्रक्चर है, फिर से बना लो। हमारा अमीनो एसिड NH2H, R क्या है यहाँ पर? R यहाँ पे होता है CH2OH, ठीक है। एल्कोहलिक अमीनो एसिड है ये, राइट। एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्कोहलिक अमीनो एसिड होता है हमारा सेरीन, ठीक है। तो ऐसे ही डिफरेंट R पे, R क्योंकि डिफरेंट है, R के बेस पे डिफरेंट अमीनो एसिड्स को डिफरेंट ग्रुप्स में भी रखा गया है, ठीक है। तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी एक इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको बताती हूँ अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स को एम्फोटेरिक बोला जाता है, कि दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर। क्यों बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर? एम्फोटेरिक का क्या मतलब है? एम्फोटेरिक वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। क्या करते हैं? दे बिहेव लाइक एसिड एज वेल एज बेस। ओके, क्यों कर रहे हैं अमीनो एसिड एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी बिहेव? बिकॉज दे हैव बोथ एसिड ग्रुप एज वेल एज अ बेसिक ग्रुप, राइट। अमीनो एसिड्स के पास एसिडिक ग्रुप भी होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और बेसिक ग्रुप भी होता है, अमीन ग्रुप, राइट। तो अब हम ये देखते हैं कि अमीनो एसिड्स जो हैं वो कैसे एम्फोटेरिक हैं, कैसे एसिड और कैसे बेस की तरह बिहेव करते हैं। ओके, सो टेक एग्जांपल ऑफ एलानीन ओनली। एलानीन का एग्जांपल ले लेते हैं, और इसको एलानीन को हम एक न्यूट्रल मीडियम में देखेंगे, ठीक है। इसको डिफरेंट मीडियम्स में देखना पड़ेगा, पीएच डिफरेंट रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसको न्यूट्रल मीडियम में इसका बिहेवियर देखेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल मीडियम मतलब कि ना एसिडिक है ना बेसिक है। न्यूट्रल मीडियम में इस अमीनो एसिड का क्या होगा? यहाँ पे रख लेते हैं इस अमीनो एसिड को। एलानीन का स्ट्रक्चर क्या है? अमीन ग्रुप है लेफ्ट साइड, ऊपर हमारा H आ गया, यहाँ पे है हमारा CH3, राइट। तो कोई भी अमीनो एसिड हो, यहाँ पे हम एलानीन का एग्जांपल ले रहे हैं, सारे ही अमीनो एसिड्स जो हैं वो एम्फोटेरिक हैं, ठीक है। तो कैसे हैं एम्फोटेरिक, हमें वो देखना है कि एसिड और बेस की तरह कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो अगर ये न्यूट्रल मीडियम है, मानो इस न्यूट्रल मीडियम में न हमारे पास एसिड है, मतलब कि हमारे पास H पॉजिटिव आयंस नहीं है, राइट,
एसिडिक बिहेवियर का क्या मतलब है कि H पॉजिटिव आयंस रिलीज करें, राइट। एंड बेसिक होने का क्या मतलब है कि वो OH नेगेटिव आयंस हो, राइट। तो ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब कोई भी मॉलिक्यूल है जब उसके पास एसिड प्रेजेंट है तो वो एसिड बिहेवियर शो करेगा, राइट। और एसिडिक बिहेवियर शो करने का क्या मतलब है कि वो अपने H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो रिलीज कर देगा, ठीक है। तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देगा, ठीक है। और ये जो हमारा बेसिक ग्रुप है ये क्या करेगा, बेसिक ग्रुप का बिहेवियर क्या होता है कि वो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर ले, राइट। तो हमारा NH2 जो है वो इसका H पॉजिटिव जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव, ठीक है। H2 था, H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया, NH3 पॉजिटिव, ओके। सो एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पे एसिडिक बिहेवियर भी शो हो रहा है और बेसिक बिहेवियर भी शो हो रहा है। एंड व्हाट इज हैपनिंग इज कि इसका जो एसिडिक बिहेवियर है वो न्यूट्रलाइज हो रहा है बाय द बेस, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, उसी H पॉजिटिव को हमारा अमीन ग्रुप एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, देयर इज नो नेट चार्ज ऑन अमाइनो एसिड, ठीक है। तो मतलब न्यूट्रल मीडियम में हमारा जो अमाइनो एसिड है वो न्यूट्रल बिहेव कर रहा है, राइट। ना वो एसिड बिहेव कर रहा है ना वो बेसिक बिहेव कर रहा है, वो कर दोनों रहा है बट ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जा रही है। एंड एक्चुअली में देयर इज नो नेट चार्ज, राइट। तो देयर इज नो नेट चार्ज ऑन अमाइनो एसिड इन न्यूट्रल मीडियम, ठीक है। न्यूट्रल मीडियम पर इसमें कोई चार्ज नहीं है, राइट। एंड ये कैसे बिहेव कर रहा है, ये न्यूट्रल बिहेव कर रहा है और वी कैन से इट इज बिहेविंग एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस, राइट। ऐसे आयन को हम बोलते हैं ज्विटर आयन, क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। इस बिहेवियर को हम बोलते हैं ज्विटर आयनिक बिहेवियर, ठीक है। तो हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं वो न्यूट्रल मीडियम में कैसे बिहेव करते हैं, लाइक ज्विटर आयंस, राइट। आई होप इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि ये एसिडिक मीडियम में कैसे बिहेव करेंगे। अगर हम एलानीन को या किसी भी अमाइनो एसिड को हम जब एसिडिक मीडियम में डाल देंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा, लेट अस सी। तो अगर हम अमाइनो एसिड को किसमें ले लें, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। हमें देखना है कि एसिडिक मीडियम में हमारे अमाइनो एसिड्स जो है वो कैसे बिहेव करते हैं। एसिडिक मीडियम होना मतलब H पॉजिटिव आयंस है, राइट। H पॉजिटिव आयंस हमारे पास ज्यादा है उस मीडियम में, राइट। तो हम यहाँ पर अपनी मीडियम ले लेते हैं जिसमें कि हमारे पास बहुत सारा H पॉजिटिव आयन है, ठीक है। और हमारा अमाइनो एसिड है यहाँ पे, तो हमारे अमाइनो एसिड को ले लेते हैं, ये आ गया NH2, ये हो गया हमारा H, ये हो गया हमारा R, ठीक है। यहाँ पे मैं R ही ले लेती हूँ, सिंपल। हम जनरल अमाइनो एसिड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा COOH है, अब वो एसिडिक बिहेवियर शो कर पाएगा क्या, हमें ये देखना है। तो हमारी मीडियम में बहुत सारा H पॉजिटिव है, राइट। तो हमारा COOH जो है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो ही नहीं कर पाएगा, वो H पॉजिटिव आयन जो है रिलीज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। आपने ये पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट, अगर हमारे पास सराउंडिंग में, अगर हमारे पास मीडियम में ज्यादा आयन है, कोई भी पर्टिकुलर आयन ज्यादा अमाउंट में है उस मीडिया में, तो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो अपना आयन रिलीज नहीं कर पाएगा क्योंकि मीडिया में सराउंडिंग में ऑलरेडी ज्यादा आयन है, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। इसलिए हमारा COOH ग्रुप तो अपना आयन रिलीज नहीं कर पाएगा। बट क्या हो सकता है, यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस ज्यादा है पूरे मीडिया में, राइट। तो हमारा जो बेस है वो आयन को एक्सेप्ट तो कर सकता है, राइट। ये रिलीज नहीं कर पा रहा है क्योंकि ज्यादा है आयंस, बट यहाँ पे इसको तो एक्सेप्ट करना है। इनफैक्ट इसके पास तो अच्छी चांस है कि एक्सेप्ट कर ले, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्सेप्ट कर लेगा और ये NH3 पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब हमारे अमाइनो एसिड पे ओवरऑल क्या आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, राइट। मतलब बेसिक बिहेवियर तो शो हो रहा है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि इन एसिडिक मीडियम अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, बेसिक, दे बिहेव बेसिक इन एसिडिक मीडियम, राइट। तो हमारे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो
बेसिक बिहेव करते हैं इन द एसिडिक मीडियम एंड देयर इज ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस बनकर आते हैं आपके नीट एग्जाम में एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। एसिडिक मीडियम में क्या चार्ज होती है अमीनो एसिड पे, ठीक है, क्या बिहेवियर शो करता है। तो एसिडिक मीडियम में जो ओवरऑल चार्ज होती है वो पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा जो NH2 है वो NH3 पॉजिटिव हो गया, राइट। तो ओवरऑल चार्ज जो है वो पॉजिटिव हो जाती है अमीनो एसिड पे, राइट। न्यूट्रल मीडियम पे कोई चार्ज नहीं होती है हमारे अमीनो एसिड पे, राइट। एंड अब देखते हैं कि बेसिक मीडियम में अगर हम डाल देंगे हमारे अमीनो एसिड को तो क्या होगा। ओके, लेट अस सी। तो यहाँ हम ले लेते हैं अमीनो एसिड इन बेसिक मीडियम। ठीक है, बेसिक मीडियम का क्या मतलब है कि हमारे पास उस मीडियम में ज्यादा OH नेगेटिव आयंस है, राइट, यही मतलब है। तो अब देखते हैं, ये हमारी मीडिया हो गई एंड हमारे पास यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस ज्यादा है, राइट। और यहाँ पे हमारा अमीनो एसिड है, ठीक है, ये हमारा हो गया R ग्रुप, ये हमारा हो गया H। तो अब क्या होगा, क्या हमारा एसिड जो है एसिडिक ग्रुप यहाँ पर वो अपना एसिड बिहेवियर शो कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा, राइट। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देगा, राइट। बट क्या हमारा अमीनो ग्रुप इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा OH नेगेटिव ऑलरेडी है, राइट। और जहां OH नेगेटिव है वो जल्दी से H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा। इतना सारा OH नेगेटिव है, बेसिक मीडियम है, तो इतना सारा OH नेगेटिव है कि वो जल्दी से H पॉजिटिव को कर लेगा एक्सेप्ट और वाटर बनाता जाएगा, राइट, यही होता है। तो हमारे अमीनो ग्रुप के पास बिल्कुल भी फ्री H पॉजिटिव आयन आएगा ही नहीं, राइट, कोई H पॉजिटिव आयन इसको मिलेगा ही नहीं, राइट। तो ओवरऑल चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारा जो COH है वो यहाँ पे H पॉजिटिव दे रहा है और COO नेगेटिव बन रहा है, राइट। तो ओवरऑल चार्ज जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, राइट। देयर इज नेगेटिव चार्ज इन दी बेसिक मीडियम, मतलब हमारा जो अमीनो एसिड है वो एज एसिड बिहेव कर रहा है, राइट, सिर्फ एसिडिक बिहेवियर शो हो रहा है, बेसिक बिहेवियर शो नहीं हो रहा। तो हमारा जो अमीनो एसिड है वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है इन बेसिक मीडियम, राइट। तो बहुत इजीली आप याद रख सकते हो, एसिडिक मीडियम में क्या कर रहा है, बेसिक बिहेवियर शो हो रहा है, ठीक है, ऑपोजिट याद रखना है। एसिडिक मीडियम में बेसिक बिहेवियर शो हो रहा है, बेसिक बिहेवियर शो हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज है, राइट। एंड बेसिक मीडियम में एसिडिक बिहेवियर शो हो रहा है तो ओवरऑल चार्ज जो है वो नेगेटिव है, राइट। और अगर हम न्यूट्रल मीडिया की बात करेंगे तो न्यूट्रल मीडियम में अमीनो एसिड्स जो हैं वो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं, मतलब वो एसिड की तरह भी बिहेव कर रहे हैं एंड बेसिक भी बिहेव कर रहे हैं, बट देयर विल बी ओवरऑल नो नेट चार्ज, राइट, क्योंकि हमारा जो पॉजिटिव है चार्ज, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बना COO नेगेटिव हो गया H पॉजिटिव रिलीज करके, वो चार्ज यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गई बाय द पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, राइट। तो एसिडिक शो भी कर रहा है और बेसिक बिहेवियर भी शो कर रहा है, ओवरऑल चार्ज नेगेटिव है। इस स्टेज पे जो हमारा अमीनो एसिड है उसको बोलेंगे स्विटर आयन। स्विटर आयन मतलब ये एम्फोटेरिक बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और बेसिक बिहेवियर भी शो कर रहा है, राइट। आगे अगर अमीनो एसिड्स के बिहेवियर की बात करें तो इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस बात पे डिपेंड करती हैं, अब ये देखते हैं। तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अमीनो एसिड्स की डिपेंड करती हैं इनके फंक्शनल ग्रुप्स पे। क्या फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा अमीनो ग्रुप पे डिपेंड करेंगी एंड थर्ड R, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप जो कि डिफरेंट है डिफरेंट अमीनो एसिड्स में, ठीक है। तो अगर ये R जो है वो एक एसिड है तो क्या होगा, एसिड जो है वो इस अमीनो एसिड में एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो हम इस बेसिस पे बोलेंगे कि ये अमीनो एसिड्स जो है वो एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। जब R हमारा एसिड होगा तब हम बोल सकते हैं कि जो अमीनो एसिड है वो एसिडिक अमीनो एसिड है, राइट। सिमिलरली अगर ये R जो है वो कोई बेसिक ग्रुप है, ठीक है, दैट इज अमीनो ग्रुप है अगर वो, तो जो अमीनो एसिड है वो क्या हो जाएगा, वो बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा, राइट। इसी बेसिस पे R फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे डिफरेंट अमीनो एसिड्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया है, दैट इज डिफरेंट क्लासेस में रखा गया है। तो अब ये क्लासेस हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि अगर ये R हमारा एसिड है तो एसिडिक अमीनो एसिड्स बन जाएंगे। एसिडिक अमीनो एसिड के एग्जांपल्स हैं एस्पार्टिक एसिड,
एंड ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो आपके में दिया हुआ है बुक में, तो हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ग्लूटामिक एसिड एसिड है तो क्या स्ट्रक्चर होगा, एक तो हम जनरल स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है, अमीनो एसिड का जनरल हमने स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। और जो ये R है इसमें, ये इसमें होता है CH2 COOH। ओके, सो दिस इज ग्लूटामिक एसिड। ओके, बहुत इजी है, 2 बार CH2 एंड COOH लगाना है, ये तो हमें पता ही है क्योंकि एसिडिक अमीनो एसिड है, राइट। सेकंड हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये हमारा R जो है वो बेसिक ग्रुप है, अगर वो अमीनो ग्रुप है तो ज्यादा बेसिक ग्रुप हो गया तो वो बेसिक अमीनो एसिड बन जाएगा, राइट। तो बेसिक अमीनो एसिड्स के एग्जांपल्स लेते हैं। बेसिक अमीनो एसिड्स के एग्जांपल्स हैं हमारे पास लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। ओके, सो लाइसिन, आर्जिनिन, ये आपको याद होगा, ये डीएनए पैकेजिंग में भी हमें हेल्प करते हैं। जब हमने डीएनए पैकेजिंग पढ़ा था तो ये हमने डिस्कस किए थे कि ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं इन डीएनए पैकेजिंग। ओके, आगे बात करते हैं। इसी बेसिस पे अगर ये हमारा आर जो है ना वो एसिडिक ग्रुप है ना वो बेसिक ग्रुप है, तो हमारा जो अमीनो एसिड है वो कैसा होगा, न्यूट्रल, राइट। हमने क्या डिस्कस किया था कि जब हमारी न्यूट्रल मीडियम होती है तो ये दोनों की तरह बिहेव करता है, राइट। ये अपना H पॉजिटिव रिलीज करेगा, CO नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा और इसमें NH3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, राइट। तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो ये न्यूट्रल अमीनो एसिड बोला जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के हमारे पास कौन से एग्जांपल्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए थे। एक तो हमने एलानिन का एग्जांपल लिया था, राइट। सबसे सिंपल हमारा ग्लाइसिन, ओके, दैट इज आल्सो न्यूट्रल। एंड हमारा वेलिन, वेलिन भी न्यूट्रल होता है, ओके। सो एलानिन, ग्लाइसिन एंड वेलिन आर न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। और बात करते हैं, अगर हमारा ये जो R है इसमें सल्फर प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, राइट। इसका हमारे पास क्या एग्जांपल है, सिस्टीन, राइट। तो कुछ नहीं करना है, इसमें R में हमें CH2SH लगा देना है, सल्फर लगा देना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा SaCOOH, ये हमारा NH2, दिस इज H एंड दिस इज CH2SH, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टीन बन गया। जो हमने 21st अमीनो एसिड पढ़ा था सेलेनोसिस्टीन, सेलेनोसिस्टीन में क्या होगा, ये जो S है वो वहां पर SEH हो जाएगा, ठीक है, तो सेलेनियम लग जाएगा तो सेलेनोसिस्टीन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हमारे पास और कौन से बनेंगे अमीनो एसिड्स। एक होते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स क्या होंगे, एरोमेटिक अमीनो एसिड समझ में ही आ रहा है कि हमारे पास क्या होगा, फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, राइट। तो इसमें एग्जांपल्स हैं हमारे पास ट्रिप्टोफैन, बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं ये वाले सारे, टाइरोसिन एंड फिनाइल एलानिन, ठीक है, फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो फिनाइल एलानिन, ठीक है। टाइरोसिन का स्ट्रक्चर जो है वो दिया हुआ है, तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, हमें फिनाइल रिंग लगानी है। देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, COH, एक पहले जनरल स्ट्रक्चर तो आपने बना लेना है, याद हो ही गया होगा अब तक। और इसमें क्या हो जाएगा, एक CH2 लगेगा और हमारी फिनाइल रिंग लग जाएगी, राइट। तो ये हमारा है टाइरोसिन। और क्या बचा हमारे पास बचे हैं एल्कोहलिक अमीनो एसिड। तो हमारे पास जिसमें कि एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो होते हैं एल्कोहलिक अमीनो एसिड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास जो हमने पहले भी लिया था, सेरीन। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास सेरीन, कुछ नहीं करना है, R जो है वो इसमें CH2OH है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, राइट। नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बना लिया हमने, यहाँ पे H लगा हुआ है और यहाँ पे CH2OH, ठीक है। तो बहुत इजी से स्ट्रक्चर है, आप साथ में बनाते जाइए, आपको तभी याद होंगे, ठीक है। जब हम साथ में नोट्स बनाते हैं तो वो बेटर इम्प्रिंट होता है हमारे माइंड में। तो ये मैंने आपको पहले भी बात कही है, नोट्स हमेशा साथ में ही बनाते जाइए। जब भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, जो भी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, प्लीज प्रिपेयर नोट्स, ठीक है, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, राइट। तो ये हमारे हो गए सारे अमीनो एसिड्स डिफरेंट क्लासेस के, ठीक है, जो कि डिपेंड कर रहा है किस पे, R पे।
तो R जो है वेरिएबल है, डिफरेंट अमीनो एसिड्स में, ये भी हमने देख लिया। प्लस इनको डिफरेंट क्लासेस में रखा गया है, किसके बेस पे, इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ठीक है, कि वो अल्कोहलिक हैं, एरोमेटिक हैं, फिनाइल ग्रुप अगर फिनाइल रिंग प्रेजेंट है वो एस कंटेनिंग है, सल्फर कंटेनिंग, अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा है तो एसिडिक अमीनो एसिड हो गया, बेसिक ग्रुप ज्यादा है तो वो बेसिक अमीनो एसिड हो गया, राइट। तो दीज आर ऑल द अमीनो एसिड्स। और एक बेसिस पे अमीनो एसिड्स को डिवाइड किया गया है, दैट इज एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो अब फाइनली वो देख लेते हैं कि क्या होते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। लेट अस सी नाउ व्हाट आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड व्हाट आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो कि हमें डाइट से लेने होते हैं, हमें खाने से एब्जॉर्ब करने होते हैं, राइट। हमें एक्सटर्नली अपने खाने में उन अमीनो एसिड्स को इंक्लूड करना होता है, वो होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। कैसे याद रखेंगे, एसेंशियल टू ईट, मतलब एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जो कि हमें डाइट से लेने हैं, ठीक है, तो दे आर एसेंशियल टू ईट। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, जो कि हमें डाइट से नहीं लेने होते हैं, हमारी बॉडी जो है वो उन अमीनो एसिड्स को खुद ही बना लेती है, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स दैट आर प्रिपेयर्ड इन बॉडी इटसेल्फ आर दी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, राइट। एसेंशियल अमीनो एसिड्स के क्या एग्जांपल्स हैं, 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे पास, और उन 10 में से, और 2 अमीनो एसिड्स इनमें से 2 आउट ऑफ 10 अमीनो एसिड्स जो हैं वो सेमी एसेंशियल होते हैं, ठीक है, दे आर सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। सेमी एसेंशियल मतलब कि वो डाइट से भी ले सकते हैं हम, और वो बॉडी भी बना लेती है, मतलब बॉडी जो है वो पूरी तरह डिपेंड नहीं है कि वो डाइट से ही मिले, बॉडी उसे थोड़ा बहुत खुद भी बना लेती है, ठीक है। तो तब हम उन्हें कहते हैं सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ओके। सो 10 अमीनो एसिड्स कौन से हैं, अब ये देखते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है पहले तो, क्योंकि 10 है तो 10 अमीनो एसिड्स कैसे लर्न होंगे, इसके लिए हमें ट्रिक तो चाहिए ही, राइट। नॉन एसेंशियल की बात करें तो नॉन एसेंशियल कौन से होंगे एग्जांपल्स में, जो हमारे एसेंशियल नहीं होंगे वो सारे नॉन एसेंशियल होंगे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है दोस दैट आर नॉट एसेंशियल, ठीक है। तो इनको लर्न करना इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए क्या ट्रिक है, ट्रिक इज पिल हेट एमटीवी, ठीक है। अभी याद कैसे रहेगी कि ये वाली ट्रिक जो है वो इसके लिए है, प्रोटीन से याद रखना है कि हम प्रोटीन की पिल खाते हैं, ठीक है, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो गई है मानो, और प्रोटीन की पिल खा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डाइट में से लेना है ना, तो डाइट में नहीं लिया तो पिल खानी पड़ रही है, तो पिल, ठीक है। तो प्रोटीन की पिल खा के, हेड पहन के एमटीवी देख लो, ठीक है, तो ऐसा कुछ याद रख लीजिएगा, ओके। सो ट्रिक इज पिल हेट एमटीवी। अब इससे बनाते हैं कि हमारे कौन से अमीनो एसिड्स हैं। तो पहले इनको यहाँ पे लिख लेते हैं अलग अलग लेटर्स करके, ठीक है, सो दैट हम हमारे अमीनो एसिड्स के नेम्स लिख सकें, ठीक है। तो ये हो गया पिल, HAT हेट, एंड MTV, ओके, ये हमारी ट्रिक है, ठीक है। इसमें से जो 2 हैं H और A वो हमारे सेमी एसेंशियल हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एरो लगाया है कि ये दोनों सेमी एसेंशियल, ओके। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, P से कौन सा अमीनो एसिड है, फिनाइल एलानीन, ओके। I से आइसोल्यूसिन, L से ल्यूसिन, L से लाइसिन, ठीक है। तो ये तो इजी है लर्न करना, P से फिनाइल एलानीन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन आ गए, फिर लाइसिन, ठीक है। H से हमारा है हिस्टिडीन, ठीक है, एंड A से आर्जिनिन, ओके। सो ये बेसिक अमीनो एसिड्स जो है वो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। फिर T से हमारा है थ्रेओनिन, M से मिथियोनिन, ये तो एक एक ही होते हैं, M से एक ही अमीनो एसिड है हमारा, इसलिए लर्न रहेगा। ये है ट्रिप्टोफैन, ओके, एंड दिस इज वेलिन, फाइन। तो हिस्टिडीन और आर्जिनिन हमारे क्या है, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ओके। और ये हमारे सारे लर्न हो गए हमें 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, राइट। बाकी सारे जो हैं वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। इसमें टी 2 बार रिपीट हो रहा है, थ्रेओनिन और ट्रिप्टोफैन, तो ये आप याद रख लेना, ये याद रख लेना कि जो टायरोसिन है वो हमारा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। टायरोसिन बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड होता है एक्चुअली में, बिकॉज इट इज अ प्रिकर्सर, ये बहुत सारे केमिकल्स बनाने में, हमारी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है बनाने के लिए। तो आप याद रख सकते हो कि ये बॉडी जो है इसके लिए डिपेंड नहीं कर सकती कि हम डाइट में से लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो बॉडी इसको खुद ही बना लेती है, ओके। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सम हार्मोन्स लाइक थायराइड हार्मोन, ठीक है, मेलानिन पिगमेंट के लिए रहता है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, मेलानिन पिगमेंट बनाने में हेल्प करता है, प्लस ये हमारा एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है,
उसके लिए भी ये हमें हेल्प करता है। ओके, सो टायरोसिन इज एन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 टी है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए याद रहेगा कि जो टायरोसिन है वो नॉन एसेंशियल है, तो बाकी 2 जो है थ्रेओनीन और ट्रिप्टोफैन वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द अमीनो एसिड्स। यहाँ पे अमीनो एसिड्स हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोटीन्स, ठीक है। सो आई विल ट्राई कि हम जल्दी से ये टॉपिक फिनिश करें, जल्दी से बायोमोलिक्यूल्स फिनिश करें। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इफ यू लाइक्ड दिस लेक्चर, प्लीज डू सपोर्ट मी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए इस वीडियो को। डू टेल मी योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से आपको मेरे न्यू वीडियोस के अलर्ट्स मिल जाएंगे। सो सेकंड इसका लेक्चर कब आ रहा है आपको अलर्ट मिल जाएगा। सो स्टे अपडेटेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।